Hello everyone, welcome to the next lecture of direct taxation, and today I am going to start with the next topic, that is capital gain. Very important, सबसे I can say one of the most important topics. और अगर CS एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट तो ठीक है, बट ये काफ़ी वास्ट है. जस्ट लाइक इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब टॉपिक जो थे वो थोड़े छोटे छोटे थे. बट कैपिटल गेन ये बहुत वास्ट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वास्ट है, तो इसमें MCQ के ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं. बट फिर भी फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी टॉपिक बड़ा है या कोई भी टॉपिक छोटा है, उससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है. नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को सोचते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और बड़े बड़े टॉपिक्स को सोचते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से करके जाते हैं. और एग्ज़ाम में छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े टॉपिक्स में से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे फिर वो फंस जाते हैं. तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक का इम्पोर्टेंस उस टॉपिक के साइज़ से डिसाइड मत करो, ठीक है. जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक और हर एक टॉपिक के अंदर का कंटेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है. कोई टॉपिक बड़ा है तो उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई टॉपिक अगर छोटा है तो उसको पढ़ाई करने में कम टाइम लगेगा. बस इतना ही डिफरेंस है. जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के तो जाना ही है, ठीक है. हम लोग कुछ चीज़ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है, हर एक चीज़ आप एग्ज़ाम डे के दिन कवर नहीं कर पाओगे. तो जो भी मैं बता रहा हूँ आप एटलीस्ट उतना करके जाइए, और उतना अच्छे से करके जाइए. अपने हिसाब से आप उसमें फर्दर और उसको कट शॉर्ट मत कर देना. जो भी सिलेबस है, जितना बता रहा हूँ उतना करके जाना है. खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कैपिटल गेन. दिस इज़ वन ऑफ द 5 हेड्स. अभी आप पहले मुझे बताओ कि 5 हेड्स क्या है. सबसे फर्स्ट हेड क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी. नेक्स्ट हेड क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. देन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. देन कैपिटल गेन, and then income from other sources. So as you know, the total income of any person is divided into 5 heads. So these are the 5 heads, and capital gain is one of the 5 heads. So important भी है just like other topics, but other topics के comparison में ये vast है, तो इसको पढ़ाई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो ये टॉपिक आपको एकदम सिंपल लगेगा. तो मैंने आपको हमेशा बोला आप थोड़ा लॉजिक पे ध्यान देंगे तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होगी, ठीक है. तो सबसे पहले लॉजिक मैं आपको चैप्टर के नाम से ही मैं बता देता हूँ कि चैप्टर का नाम में क्या लॉजिक है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ टॉपिक? कैपिटल गेन. 2 वर्ड्स आर देयर. So here capital means what? See, capital means कैपिटल एसेट, ठीक है. तो ये चैप्टर के नाम में ही पहला लॉजिक आप याद रखना. कैपिटल गेन में कैपिटल का मीनिंग क्या है? कैपिटल का मीनिंग है कैपिटल असेट. सो असेट तो आप सभी लोग जानते हैं असेट क्या होता है. तो कोई भी चीज़ है उसको हम लोग असेट बोलते हैं. ये मार्कर भी असेट है, मेरा स्पेक्स भी असेट है, बोर्ड भी असेट है, ठीक है. तो कैपिटल गेन में कैपिटल का मीनिंग क्या है? कैपिटल असेट. सो कैपिटल गेन से सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? कैपिटल असेट. फिर ये कैपिटल असेट से गेन कब होगा? आपको सेकेंड वर्ड क्या लिखा? गेन लिखा था ना हमने. तो कैपिटल का मीनिंग है कैपिटल असेट, और फिर उससे गेन कैसे होगा? व्हेन द कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड. तो याद रखना. तो बस यही होगी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, or I can say 2 important conditions for this topic, which is capital gain. So what are the 2 important conditions? There must be capital asset, and there must be transfer of such capital asset, and you must get profit. तो आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है, नॉर्मली जैसे आप लैंड बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट तो होता ही है ना, क्योंकि नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है. तो अभी मैं बोलूँ मैं मेरा मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन बेचने में आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना, उसकी ऐसे वैल्यू क्या हो जाती है? डेप्रीशिएट हो जाती है.
तो आप फ़ोन अगर बेचते हैं तो नॉर्मली आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो हमको ऐसा असेट बेचना है जो जिसमें आपको लास्ट में प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो कैपिटल गेन आएगा। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैपिटल लॉस, समझे कि नहीं। तो कोई भी एसेट आपने सेल किया, प्रॉफिट हुआ तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन, और लॉस हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल लॉस, सिंपल। ठीक है। सो वापस मैं आता हूँ कि कैपिटल गेन चैप्टर का जो मेन लॉजिक है, मेन कंसेप्ट है, वो क्या है। कैपिटल गेन में कैपिटल मीन्स व्हाट, कैपिटल असेट। सो असेसी मस्ट हैव कैपिटल असेट, एंड देन कैपिटल एसेट से गेन कब मिलेगा, जब वही कैपिटल एसेट आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कॉल इट एज सेल करेंगे, बट सिर्फ सेल के थ्रू ही ट्रांसफ़र नहीं होता है, देर आर अदर वेज ऑल्सो थ्रू विच वी कैन ट्रांसफ़र आवर असेट। ठीक है, वो अदर वेज क्या है वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कैपिटल गेन टॉपिक सुनते ही, देखते ही, ये दो वर्ड्स देखते ही आपको क्या माइंड में आना चाहिए, कैपिटल असेट एंड ट्रांसफ़र। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल असेट, और वही कैपिटल असेट आपने ट्रांसफ़र किया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट को, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, तो गेन मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। और वो कैसा प्रॉफिट है, जो कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र करने पे आया है। अगर लॉस हुआ तो उसी को बोलेंगे कैपिटल लॉस। ठीक है, फिलहाल हम लोग चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन, तो सिर्फ गेन की बात करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन कभी अराइज होगा, उसके लिए कंडीशंस दिया हुआ है अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। रीड करते टाइम उसको उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45। ठीक है, रीड करते टाइम ऐसा पढ़ते हैं। लॉ में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ के टीचर्स ने आपको बताया होगा, हम लोग उसको उल्टा पढ़ते हैं, पहले क्लॉज पढ़ते हैं, फिर सब सेक्शन पढ़ते हैं, फिर सेक्शन पढ़ते हैं। सो कैपिटल गेन कभी अराइज होगा, उसकी कंडीशंस कहाँ पे दी हुई है, 45(1) में दी हुई है। इन शॉर्ट आप इतना याद रखना, क्योंकि हमको इन डिटेल हर चीज़ का कंसेप्ट भी समझना है, और बाद में उसको शॉर्ट में कैसे याद रखें वो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, मैंने बता दिया है कि इसको रीड कैसे करते हैं, अब उसको याद कैसे करना है, 45(1). ठीक है, 45(1), तो 45 ब्रैकेट में 1। तो अंडर सेक्शन 45(1) में आपको कंडीशन दिया है, दो कंडीशन है, दो वर्ड। कैपिटल गेन चैप्टर में कितने वर्ड आपको दिख रहे हैं, दो वर्ड है ना, कैपिटल एंड गेन। सो दो कंडीशन। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है कि कितने कंडीशंस है कैपिटल गेन चैप्टर में, देयर आर 2 वर्ड्स, सो 2 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट and there must be transfer of such capital asset, and assessee must get the profit out of it. So that is a separate thing, whether you get profit or loss, that depends upon the transaction, but the two conditions are there must be capital asset and there must be transfer of such capital asset. Okay, so in capital gain topic, what is the meaning of capital? Capital means capital asset, and how you will get the capital gain, by transferring such capital asset you get the capital gain or capital loss, whatever. Now these conditions are given under which section, 45(1). ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सब इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंदर सेक्शन क्या है, 45(1). सो कैपिटल गेन कैसे आएगा, तो इतनी बार मैंने बोला, आपको तो पता होना चाहिए, कैपिटल गेन 2 वर्ड्स 2 कंडीशन, ऐसे याद रखना, 2 वर्ड्स 2 कंडीशंस। अंडर विच सेक्शन, 45(1). व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट। सेकेंड कंडीशन, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। ओके, फिर वो कंडीशन तो याद होगी, सेक्शन भी याद हो गया। अब बोलोगे सर ये कैपिटल एसेट क्या है, थोड़ा और डिटेल में बताइए। तब हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो अब मैं ये दोनों को ही एक्सप्लोर करूँगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। ओके, सो पहला पॉइंट या पहला कंडीशन क्या लिखा था, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट। सो कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, और वी कैन से सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, सो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन सेक्शन 2(14) में दिया हुआ है। अब ये भी मैंने आपको बहुत बार बोला है, कोई भी चीज़ का या पॉइंट का डेफिनेशन वो हमेशा सेक्शन 2 में ही होता है। कोई भी आप लॉ पढ़ो, कंपनीज लॉ पढ़ो या कोई अदर लॉ पढ़ो, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ो या इनकम टैक्स पढ़िए, कोई भी एक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें कोई भी चीज़ का या डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 से ही स्टार्ट होता है।
तो सेक्शन 2 तो आपको वैसे भी याद रहेगा, सब सेक्शन याद रख लेना 14। और कभी एग्ज़ाम में सपोज़ आप भूल गए सब सेक्शन, तो सेक्शन तो याद रखना ईजी है ना, कोई भी चीज़ का डेफिनेशन कहाँ दिया है, सेक्शन 2 में दिया हुआ है, तो आप ऐसा लिख देना एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2। सिंपल, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ी छोटी चीज़ें जो स्मार्टनेस वाली हैं ये आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। खैर टेक्स्ट तो MCQ है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो ये सब तो आपको लिखने में नहीं आएगा, बट जो अदर लॉ टॉपिक्स है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आप कोई भी किसी का भी मीनिंग आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, सेक्शन 2 तो आपको याद ही है, सब सेक्शन भूल गए, तो आप ऐसे स्टार्ट कर देना एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2। एटलीस्ट इतना भी लिख दोगे तो थोड़ा सामने वाले को समझेगा कि थोड़ा तो ये स्मार्टनेस है इसमें, ठीक है। तो याद रखने की ट्राई करना, क्योंकि रॉन्ग लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं, राइट लिखेंगे तो मार्क्स मिलता तो नहीं है, पर इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है, एक आधा मार्क 1 मार्क आपका ऐड भी हो सकता है अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स एंड अबव है तो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट? इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 214 कैपिटल असेट। अच्छा अभी नोट्स भी सामने रखना, नोट्स जो मैंने आपको दिया हुआ है, अच्छा वो नोट्स में सबसे पहले तो देखो पॉइंट नंबर 1 लिखा है कंडीशन, सेक्शन 45(1) capital gain should be calculated only following two conditions are satisfied. Okay, so what you can do, you can pause the video and copy down these two conditions. There must be capital asset, there must be transfer, these two after this in the notes itself, because I have given the space for writing these things in the notes itself, so you don't require any notebook. जो भी नोट्स है सब इसी एक बुक में सब कुछ सफिशेंट है, सिर्फ क्वेश्चंस जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे स्कैनर से तो वहाँ पे आपको नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो फटाफट। देन कॉपी कर लिया आपने, फिर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके नोट्स में यही है, capital asset includes property of any kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, and any securities held by foreign institutional investor, any securities held by foreign institutional investor. So what is the meaning of capital asset? It includes property of any kind, whether movable, immovable, tangible, intangible. ओके, तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस याद रखना है, कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट। मैंने बोला एसेट में सभी चीज़ आते हैं, ये भी एसेट है, बोर्ड भी एसेट है, फ़ोन भी एसेट है, वाटर बॉटल भी एसेट है, हर एक चीज़, आपका पेन भी क्या है, एसेट है। तो ऐसे ही समझ जाना आप कि कैपिटल एसेट में हर एक चीज़ आता है। सो इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल, वेदर इट इज़ टैंजिबल और इनटैंजिबल, ठीक है। टैंजिबल मतलब क्या, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। इनटैंजिबल मतलब जो टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो भी कैपिटल एसेट की मीनिंग में आएगा। सो कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल। पहले तो सेंटेंस आप याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में सेंटेंस बता दिया, अब शॉर्ट में एग्जाम के लिए कैसे याद रखोगे। कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड, क्या याद रखना, कैपिटल एसेट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ एसेट। तो मेन तो याद रखना, तो कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट। आगे का अपने आप याद आ जाएगा, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आती है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो जो भी शेयर्स हैं या और कोई सिक्योरिटी है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाय करके रखा है, तो उनके लिए भी वो सिक्योरिटीज़ कैपिटल एसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल एसेट का मीनिंग है। कैपिटल एसेट मीन्स एसेट ऑफ एनी काइंड, टैंजिबल, इनटैंजिबल, मूवेबल, immovable, okay, and it includes securities held by the foreign institutional investors. So पहला पॉइंट ये है कि कैपिटल इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ एसेट, ठीक है, इतना याद हो गया। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में एक्सेप्शन होता है, ऐसे याद रखना, हर एक चीज़ में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। सो देयर आर 5 assets which are not included in capital asset meaning,
इन शॉर्ट दीज 5 assets विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। तो 5 एसेट कौन कौन से हैं जिसपे कि कैपिटल गेन नहीं लगेगा या जो कैपिटल एसेट के मीनिंग में नहीं आते हैं, उसका शॉर्टकट मैंने बनाया। उसका शॉर्टकट है मिसेस जीएस, ठीक है, मिसेस सीएस नहीं, मिसेस जीएस। तो ये शॉर्टकट है मिसेस जीएस। ये एसेट्स वो हैं जो कैपिटल एसेट के मीनिंग में नहीं आते हैं, और अगर कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ये एसेट्स को एक्सक्लूड किया है, इसका मीनिंग क्या है कि इन एसेट्स पे कैपिटल गेन नहीं चार्ज होगा। सो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स दीज एसेट्स। कौन से एसेट है? मिसेस जीएस, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या है। कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट एक्सेप्ट मिसेस जीएस। तो एग्ज़ाम डे के दिन इतना याद रखना। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो 2-3 बार एटलीस्ट 3 to 4 रीडिंग्स में आपका पूरा जो लिखा हुआ है वो याद होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम डे के दिन बस इतने ही पॉइंट होने चाहिए। कैपिटल एसेट इंक्लूड्स एनी काइंड एक्सेप्ट मिसेस जीएस। तो मिसेस जीएस कैपिटल एसेट की मीनिंग में नहीं आता है और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब मिसेस जीएस क्या है? तो कैपिटल एसेट का मीनिंग बहुत सिंपल है। कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट, ख़त्म। बट कुछ एसेट है जो कैपिटल एसेट की मीनिंग में नहीं आते, वो आपको लर्न करना है। तो एक्सेप्शंस ऑफ कैपिटल एसेट वो मेनली लर्न करना है। तो कौन सी चीज़ें जो कैपिटल एसेट के मीनिंग में नहीं आते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है? मिसेस जीएस, ठीक है, मिसेस जीएस। सो व्हाट इज एम? एम फॉर मूवेबल पर्सनल असेट्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर। सो एम फॉर क्या है? मूवेबल पर्सनल असेट। तो ये पूरा 3 वर्ड्स मिला के एम का मीनिंग है। सो एम फॉर मूवेबल पर्सनल असेट्स। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, मूवेबल पर्सन मतलब जो अपने घर के पर्सनल सामान होते हैं, ठीक है। इसमें आगे भी लिखा ना, इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर। तो आप जो वेयरिंग मतलब जो कपड़े, वेयरिंग अपैरल मतलब जो कपड़े वगैरह जो पहनते हो, वो सब चीज़ें भी इसमें आती है। कोई अपने ये कुछ फैंसी चीज़ें पहनी है रिस्ट के लिए, तो वो सब चीज़ें भी इसमें आ जाती है मूवेबल पर्सनल एसेट में। इन शॉर्ट जो भी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा मूवेबल पर्सनल एसेट्स में। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। तो जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका पर्सनल है, आपके घर पे फ्रिज है, टीवी है, आपकी कार है पर्सनल, ठीक है। मतलब आप अपने घर में देख लो, जो भी चीज़ें दिख रही है, जो भी चीज़ें आपके घर में दिख रही है जिसको आप यूज़ करते हो पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो वो सब इसमें आ गया है। मीन्स इन शॉर्ट, अगर कल को आपने अपनी फ्रिज OLX पे बेची, ठीक है, और फॉर्चुनेटली आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज मूवेबल पर्सनल एसेट्स जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड। तो आपके जो भी मूवेबल पर्सनल एसेट्स हैं, अगर आप उनको बेचोगे, सेल करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा इन शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि वो आपके पर्सनल एसेट्स हैं। तो जो भी आपके मूवेबल पर्सनल एसेट मीन्स जो भी हाउस होल्ड चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग योर वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर, उसको आप अगर सेल करते हो, नॉर्मली हम लोग OLX पे सेल करते हैं या कोई रिलेटिव को दे देते हैं, जान पहचान वाले को दे देते हैं, तो वैसे नॉर्मली तो उसमें प्रॉफिट होता नहीं है क्योंकि दे आर डेप्रिशिएबल एसेट्स, बट फिर भी अगर हो गया तो उसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट की मीनिंग में नहीं आते। तो आपके घर में जो भी सामान रखा हुआ है वो मूवेबल पर्सनल एसेट है और उसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो आगे। टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, योर पर्सनल कार है, एट्सेट्रा। बाकी तो ये फर्नीचर वगैरह लिख भी दिया है, वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर। तो ये सब चीज़ें आपके मूवेबल पर्सनल एसेट में आएंगे जिसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट मिसेस जीएस में आर है, आर फॉर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, तो आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर को इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपने कहीं पे बाय किया है, कहीं पे मतलब कहाँ पे होना चाहिए? रूरल में। तो पहले तो रूरल एरिया में होना चाहिए और
वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो लैंड होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई लैंड आप बाय करोगे ना तो उसका पर्पज़ भी गवर्नमेंट डिफ़ाइन करके रखती है कि ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है, यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस बन सकता है, ये लैंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, सो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। सो सिंस इट इज़ एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट इज़ इन रूरल एरिया, तो जब आप ऐसे लैंड को सेल करोगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा, बिकॉज ऐसा लैंड कैपिटल एसेट की मीनिंग में नहीं आता है। ठीक है, सो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया में। तो ये इसको एक्सक्लूड क्यों किया है कैपिटल गेन से? टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर। सो आप जैसे मुंबई में रह रहे हो या और कोई सिटी में रह रहे हो और वहाँ पे तो आप जॉब कर रहे हो, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, तो आप रूरल एरियाज़ में देख सकते हो एग्रीकल्चरल लैंड बाय करके रख सकते हो, क्योंकि उसको आप जब सेल करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा ना, कि कहीं पे भी जब टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा या टैक्स रिबेट मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी इन शॉर्ट, तो ऐसे एरियाज़ में लोग अट्रैक्ट होते हैं ना कि हमको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि कल को हमको जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एक मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी बता दिया, क्या क्या एक्सेस पैसा है और कम पैसा है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप बाय करोगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। और अभी आजकल आपको मालूम है कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चालू है ऑल ओवर इंडिया। तो आज से 5 ईयर्स और 10 ईयर्स डाउन द लाइन वहाँ पे भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाना है, तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ये रूरल एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्शन रखा है कि वहाँ पे भी लोग जाके इन्वेस्ट करें रूरल लैंड में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन एरिया में है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। याद रखना कि एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, बट वो कहाँ होना चाहिए? रूरल। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, रूरल एरिया भी होना चाहिए और वो एग्रीकल्चर लैंड भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये एग्जम्पशन आपको कैपिटल गेन से मिलेगा। ठीक है, सो आर फॉर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। देन नेक्स्ट वन इज एस फॉर स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड मीन्स ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस। सो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक मतलब कोई भी असेट, शेयर्स हो, सिक्योरिटीज़ हो या कोई भी चीज़ हो जिसका बाइंग और सेलिंग आप करते हैं इन योर बिजनेस। तो ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ऑफ व्हाट? बाय एंड सेल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड। सो यही मेन लॉजिक है कि इसको कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं किया है। कोई भी असेट है जिसका आपका बाइंग सेलिंग का बिजनेस है, कोई भी असेट, जैसे मोबाइल का आपने शॉप ओपन कर लिया, बाइंग सेलिंग बिजनेस है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी असेट है उसका ट्रांसफ़र हुआ तो कैपिटल गेन लगेगा। तो आप बोलोगे सर मैंने मोबाइल का स्टोर ओपन किया, मैंने मोबाइल बेचा, मुझे तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे तो लिख दिया है कि स्टॉक इन ट्रेड क्या है? एक्सक्लूडेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूडेड है, कैपिटल गेन से एक्सक्लूडेड है। तो जैसा आपको बिज़नेस में अगर आप कोई एसेट बाय एंड सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल गेन से एक्सक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर में। सो ये जो असेट है ना, स्टॉक इन ट्रेड वाला पॉइंट, इन असेट्स पे टैक्स लगता है, बट कहाँ लगेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि ये क्या है? ये आपका ट्रेड है। ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो ये जो पॉइंट है एस वाला, ये इनकम टैक्सेबल है, बट कहाँ है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में है। दैट्स वाई इट इज़ एग्जेम्प्टेड इन कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट टैक्सेबल है, बट कहाँ है? ट्रेड में। ट्रेड मतलब क्या? बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में है, इसलिए कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट है। तो कोई एक इनकम दो हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो ये जो पॉइंट है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल है, इसके लिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वापस से रीड कर देता हूँ। स्टॉक इन ट्रेड एक्सेप्ट द सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बिकॉज हमने कैपिटल एसेट की मीनिंग में ऊपर ही लिख दिया था ना, दैट इट इंक्लूड्स द सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब बाइंग सेलिंग है,
स्टॉक में, तो उस पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो ऊपर ही मीनिंग में हमने लिख दिया है। तो इसको छोड़ के अगर कोई इंडियन पर्सन स्टॉक इन ट्रेड या कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए या अपने प्रोफेशन पर्पस के लिए बाय सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो ट्रेड मतलब क्या है? बिजनेस। तो ऐसे करके पॉइंट याद रखना, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड मीन्स बिजनेस। सो दिस पॉइंट, वट एवर assets are specified in this point are taxable under income from business. ठीक है, gain after selling or transferring these assets are taxable under income from business. That's why they are exempt under capital gain. Okay, so मिसेस हो गया अपना GS। G पे आते हैं, G फॉर गोल्ड बॉन्ड्स। तो इसमें पहला है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये गोल्ड बॉन्ड्स जो है ये गवर्नमेंट इशू करती है टू रेज फंड्स। तो ऐसे कोई ये जो बॉन्ड्स के नाम लिखे हैं, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। 6.5% ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स 1977, देन 7% 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीन जो है नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कोई भी बॉन्ड आप बाय करते हो गवर्नमेंट से और बाद में आप उसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर अगर कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस पर टैक्स कैपिटल गेन का नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूडेड है। सो स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड में 3 बॉन्ड आएंगे जिसके नाम आपको याद रखना है। देन सेकेंड वन इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये गोल्ड बॉन्ड वाला आपने अभी 2015 में देखा होगा, और प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग गोल्ड घर में रखते हैं तो आपको तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे पैसा अगर आप बैंक में रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो गोल्ड भी तो क्या है, एक वेल्थ है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, हाई वैल्यू होती है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि गोल्ड घर पे रखते हैं या फिर लॉकर में रख दिया, क्योंकि उसको इन्वेस्ट करने का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, बराबर। फिर उसके बाद आपने गोल्ड लोन सुना होगा, तो गोल्ड आप दे के उस पर लोन ले सकते हो, पर गोल्ड के थ्रू आप इनकम अर्न कर सकते हैं ऐसा नहीं सुना होगा। तो इसलिए ये स्कीम है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। मतलब अभी इस स्कीम में आप अपना गोल्ड जो है वो बैंक के पास रख के वहाँ पे भी आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। आई थिंक अप टू 2 या 2.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा वहाँ पे भी, आपके जो गोल्ड आपने बैंक के पास रखा है उसके ऊपर भी। तो ये स्कीम में आप अपने ज्वेलरी या गोल्ड जो है उसके थ्रू भी आप इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड में भी आपने इन्वेस्ट किया है, ये स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो इसमें भी आप फ्यूचर में जाके अगर आप उसको सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। सो दीज आर द असेट्स विच आर बेसिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट मीनिंग। उसमें एक लास्ट एक और है, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्पेशल बेयरर बॉन्ड भी एक स्कीम है इन्वेस्टमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस स्पेशल बेयरर बॉन्ड 1991 ये कैपिटल एसेट का नाम है, बॉन्ड का नाम है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये 5 असेट्स थे जो कैपिटल एसेट के मीनिंग में नहीं आते। कैपिटल एसेट के मीनिंग में नहीं आते तो क्या होगा, इसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा, ठीक। तो ये 5 असेट्स याद रखना, बाकी सारे के सारे असेट्स पे कैपिटल गेन लगेगा, सिर्फ ये 5 असेट्स पे कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना बेसिकली कैपिटल एसेट की मीनिंग में। सेक्शन 214 कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड इट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बट इट एक्सक्लूड्स मिसेस GS। अभी शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, M फॉर मूवेबल पर्सनल एसेट, R फॉर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, S फॉर स्टॉक इन ट्रेड, G फॉर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जिसमें 2 है, और S फॉर स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, ठीक है।
तो ये असेट कैपिटल एसेट के मीनिंग में नहीं आते, दे आर द एक्सेप्शंस। अब उसमें भी मैं आपको बता दूं, एम जो है, ये एम वाला जो पॉइंट है, जब आपका फिनिश होगा तो यहाँ पे आप लिख देना। इसके लिए ना नोट्स भी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये नोट 1 to नोट 5 में इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है नोट 6 में। सो ये दोनों पॉइंट का एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। तो मोबाइल पर्सन एसेट का एक्सप्लेनेशन नोट 1 to 5 में है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड का एक्सप्लेनेशन नोट 6 में दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी आप वीडियो पॉज करके आपके नोट्स में जो स्पेस दिया है वहाँ पे पूरा कॉपी कर लो एज इट इज़।